हेलो फ्रेंड्स। कंपाइलर लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो हमें पता है कोड ऑप्टिमाइजेशन सेकेंड लास्ट फेज है कंपाइलर डिजाइन का। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इनपुट क्या होगा, इनपुट हमारा होगा 3 एड्रेस कोड, और आफ्टर द ऑप्टिमाइजेशन हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इम्प्रूव्ड ऑब्जेक्ट कोड, या फिर इसको हम ऑप्टिमाइज कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कोड में डिफरेंस क्या है कि जो ऑप्टिमाइज कोड होगा उसका एग्जीक्यूशन इफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ओके, और एग्जीक्यूशन इफिशिएंसी को हम कैसे मेजर करेंगे, इन इन द टर्म ऑफ टाइम और स्पेस। इट मीन्स जो कोड कम टाइम लेगा एग्जीक्यूशन के लिए या फिर कम स्पेस लेगा मेमोरी में स्टोर होने के लिए, उसका एग्जीक्यूशन इफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, इट मीन्स कि जो इम्प्रूव कोड होगा वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी कम होगा और वो मेमोरी में लेस स्पेस भी कंज्यूम करेगा। ठीक है, और इन दोनों फैक्टर को हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं लाइन ऑफ कोड से। लाइन ऑफ कोड का मतलब, अगर एक प्रोग्राम के अंदर 10 लाइन का कोड है और दूसरे प्रोग्राम के अंदर 8 लाइन का कोड है, तो जो 10 लाइन का कोड है उसको रन करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और स्टोर करने में स्पेस भी ज़्यादा लगेगा। तो बेसिकली सबसे प्राइमरी मोटो हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि हम किसी तरह से लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर दें। अगर हम लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर दें तो हमारा टाइम और स्पेस दोनों ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि किसी कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। तो क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, बेसिकली 2 क्राइटेरिया होता है। पहला होता है हमारा, इट मस्ट प्रिजर्व द मीनिंग ऑफ द सोर्स कोड। इट मीन्स कि जो 3 एड्रेस कोड हमने इनपुट दिया है कोड ऑप्टिमाइजेशन को, और जो आउटपुट निकला ऑप्टिमाइज कोड है इम्प्रूव कोड, इन दोनों की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर हम 10 लाइन का कोड को रिड्यूस करके 5 लाइन की कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनका जो आउटपुट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। आउटपुट हमेशा दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। अगर आउटपुट डिफरेंट हो गया इसका मतलब कि हमारा कोड भी कहीं ना कहीं गलत हो गया। ओके, सेकंड क्या हमारा, मस्ट रिड्यूस द टाइम एंड स्पेस। हमारा ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही यही है कि हम उसका एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करें और साथ साथ स्पेस को भी रिड्यूस करें। ओके, तो आगे हम ये देखते हैं कि कोड ऑप्टिमाइजेशन को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली कोड ऑप्टिमाइजेशन को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कुछ टेक्निक होती हैं जो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, उनका मशीन से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा होता है हमारा मशीन डिपेंडेंट। ओके, मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब जो भी हम टेक्निक यूज करेंगे उससे मशीन के स्पेसिफिकेशन से कोई मतलब नहीं होगा। ओके, और मशीन डिपेंडेंट में क्या होगा, जो भी हम टेक्निक यूज करेंगे वो मशीन के स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, वो मशीन के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, वो मशीन हमारा किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर मशीन के अंदर हम कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हैं स्टोरेज के लिए उस पर डिपेंड करेगा। तो आज हम बात करेंगे मशीन इंडिपेंडेंट टेक्निक के बारे में। तो यहाँ पे मशीन इंडिपेंडेंट टेक्निक में हम बेसिकली 3 चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें 3 चीज़ को इलिमिनेट करेंगे, जिससे कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा और हमारा स्पेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, तो पहला है हमारा एलिमिनेशन ऑफ लूप वेरिएंट, दूसरा इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, तीसरा एलिमिनेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन। लूप वेरिएंट, इंडक्शन वेरिएबल और कॉमन सब एक्सप्रेशन, बेसिकली हम ये 3 चीज को अगर हम रिमूव कर दें अपने 3 एड्रेस कोड से, तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम भी कम होगा और स्पेस भी हमारा वो कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो टेक्निक पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमारा बेसिक एलिमेंट जो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का, पहला होता है बेसिक ब्लॉक और दूसरा होता है हमारा फ्लो ग्राफ। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन का जो इनपुट होता है वो 3 एड्रेस कोड होता है। 3 एड्रेस कोड में क्या होता है, लाइन ऑफ सेगमेंट्स, बहुत सारे लाइन हम उसमें दिए होते हैं, लाइन ऑफ कोड होता है। तो बेसिक ब्लॉक क्या होता है कि अब जो लाइन ऑफ कोड हमें दिया हुआ होता है उसको हम अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं विथ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेसिक ब्लॉक का डिफिनीशन क्या कहता है, बेसिक ब्लॉक इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स which always execute one after another in a sequence। मान लेते हैं कि अगर हमने एक ब्लॉक लिया हुआ है, उसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है। ठीक है, तो इनका एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस होगा 1 बाय 1 होगा, नहीं पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, इट मीन्स कि इन ड्यूरेशन द एग्जीक्यूशन ऑफ
फोर लाइंस कोई भी जंप या गो टू स्टेटमेंट नहीं होगा। इट मीन्स इधर से कोई भी गो टू स्टेटमेंट नहीं निकल सकता है, या फिर इधर से कोई जंप होके कहीं और नहीं जा सकता। यानी जो भी लाइन ऑफ कोड लिया है हमने एक ब्लॉक के अंदर, ये वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या हमारा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन कोड सीक्वेंस विच एज नो ब्रांचेस इन एंड आउट एक्सेप्ट टू एंट्री एंड द एट द एंड रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर कोई भी ब्रांच, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर से कोई गो टू या फिर कोई भी जंप स्टेटमेंट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ दो ही ब्रांच होगा, एक होगा एंट्री का और दूसरा होगा एग्जिट का। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एवरी ब्लॉक मस्ट कंटेन द लीडर स्टेटमेंट, यानी हर एक ब्लॉक के अंदर एक लीडर स्टेटमेंट होगा। लीडर स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि उस ब्लॉक का वो पहला स्टेटमेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कोई भी हमें कोड दिया हुआ है और उसका 3 एड्रेस कोड हमने लिख लिया है और हमें इस ब्लॉक में अगर डिवाइड करना है, तो सबसे पहला काम हमें ये है कि हम पता लगाएं कि इस उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, सॉरी उस 3 एड्रेस कोड के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट हमारा लीडर स्टेटमेंट है। लीडर स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के बाद हम इजिली ब्लॉक में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कैसे हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्लो ग्राफ। फ्लो ग्राफ का मतलब ये हुआ कि अगर 3 एड्रेस कोड दिया हुआ है, उसके बाद हमने उसको बेसिक ब्लॉक में डिवाइड कर लिया है। ठीक है। तो फ्लो ग्राफ हमें क्या बताएगा, फ्लो ग्राफ हमें ये बताएगा कि किस ब्लॉक के बाद कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या फिर कोई जंप कंडीशन है तो किस ब्लॉक के ऊपर वो जंप करेगा। इट मीन्स कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, यानी एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है, वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से कोई ब्लॉक है V1, V2, V3, तो हमें ये इन्फॉर्म फ्लो ग्राफ हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा कि पहले कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम किसी भी कोड को किसी भी 3 एड्रेस कोड को बेसिक ब्लॉक में डिवाइड करते हैं और उसका कैसे हम फ्लो ग्राफ बनाते हैं। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द फ्लो ग्राफ फॉर गिवन प्रोग्राम फ्रेगमेंट। ये आपका प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम का सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, 3 एड्रेस कोड। अगर हम इसका 3 एड्रेस कोड लिखेंगे तो सबसे पहला क्या यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है। तो हम पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, f टेंस टू 1। फॉर लूप के अंदर भी i की वैल्यू इनिशियलाइज है, तो हम यहाँ लिखेंगे i इक्वल्स टू 2। एंड फॉर के अंदर जो कंडीशन दी हुई है उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए लिखेंगे इफ i इज लेस देन इक्वल्स टू x। अगर ये कंडीशन सही होगा तो किसी एक स्टेटमेंट पे जाएगा गो टू, अगर फॉल्स होगा तो किसी और स्टेटमेंट पे जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल हम मान लेते हैं i इज लेस देन इक्वल्स टू x, हमारा ट्रू है, तो गो टू 5। और 5 पे जाके ये क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा, f इक्वल्स टू f एस्ट्रिक i। ठीक है। फिर इंक्रीमेंट करेगा वो, तो क्या लिखें, t इक्वल्स टू i प्लस 1 एंड i इक्वल्स टू t। ओके। इसको करने के बाद अगेन वो कहाँ जाएगा, फॉर लूप, यानी अगेन हो जाएगा 3 पे, तो क्या हो जाएगा, गो टू 3। ठीक है। अब गो टू 3 पे जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेप नंबर 4 पे आएगा। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, गो टू स्टेप 9, और 9 पे हम लिख देते हैं गो टू कॉलिंग फंक्शन, यानी वहां चला जाए जो फंक्शन इसको कॉल कर रहा है। तो बेसिकली ये है हमारा 3 एड्रेस कोड इस फ्रेगमेंट का। ठीक है। तो अब इसमें हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम इसमें ये फाइंड आउट करें कि लीडर स्टेटमेंट कौन है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लीडर स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए कि जो भी 3 एड्रेस कोड दिया हुआ है उसका जो पहला स्टेटमेंट होगा वो हमेशा लीडर स्टेटमेंट होगा, यानी जो पहला स्टेटमेंट होगा हमेशा लीडर स्टेटमेंट होगा। ठीक है। L1 इसको हम कर देते हैं। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जहां भी जिस लाइन ऑफ कोड के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा, लीडर स्टेटमेंट होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशनल स्टेटमेंट है, इज लेस देन x, तो ये भी हमारा क्या होगा, लीडर स्टेटमेंट। ओके। दूसरी चीज,
अगर किसी स्टेटमेंट में गो टू फंक्शन का यूज किया है, गो टू फंक्शन का यूज किया है और गो टू फंक्शन में जिस स्टेप पे वो जंप कर रहा है, जिस स्टेप पे वो जंप कर रहा है वो स्टेप हमारा लीडर स्टेटमेंट होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, गो टू 5, इसका मतलब कि 5 वाला जो स्टेटमेंट होगा वो भी हमारा लीडर स्टेटमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ भी अगर हम देखें स्टेप 4 में लिखा है गो टू 9, इसका मतलब 9 वाला भी हमारा जो होगा लीडर स्टेटमेंट होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास कितने लीडर स्टेटमेंट आ गए, 4, 1 2 3 4। पहली बात, 3 एड्रेस कोड का जो पहला लाइन होगा वो लीडर स्टेटमेंट होगा। 3 एड्रेस कोड में जहां भी कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, जैसे यहाँ पे था, तो ये भी लीडर स्टेटमेंट होगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस भी स्टेटमेंट के अंदर गो टू फंक्शन आएगा और गो टू फंक्शन जिस स्टेप पे जंप कर रहा है वो स्टेप भी लीडर स्टेटमेंट होगा। यहाँ लिखा तो गो टू 5, इसका मतलब 5 भी लीडर स्टेटमेंट होगा। गो टू 9, तो 9 भी लीडर स्टेटमेंट है। और यहाँ पे लिखा है गो टू 3, तो 3 ऑलरेडी लीडर स्टेटमेंट है ये। ठीक है, अब ये जो बीच के ब्लॉक बच गए, बीच का जो लाइन बच गया, जैसे लीडर 1 और लीडर 2 में यहाँ बीच में एक लाइन बच गया। ठीक है, तो इसको हम क्या किसके साथ एसोसिएट कर देंगे, अपने ऊपर वाले लीडर के साथ। ओके, ये लाइन बच गया, इसको भी कहाँ एसोसिएट कर देंगे, ऊपर वाले लीडर के साथ। अब यहाँ पे क्या है, L3 के नीचे कितना लिया है, 1 2 3, यानी ये तीनों लाइन कहाँ चले जाएंगे, अपने ऊपर वाले लीडर स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ब्लॉक कितने बन गए, हमारे पास यहाँ पे 4 ब्लॉक बनेंगे। ओके, तो पहला ब्लॉक हमारे क्या बनेगा, पहला ब्लॉक बनेगा हमारा F इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू 2। ओके, दूसरा ब्लॉक क्या बनेगा हमारा, इफ I इज लेस देन इक्वल्स टू X, गो टू 5, यहाँ पे हमारा गो टू 9। ओके, ये हो गया 3 एंड 4। यहाँ नंबरिंग डालना हम भूल गए, यहाँ आप डाल लीजिएगा 1 एंड 2। तो ये हमारा बन गया दूसरा ब्लॉक। तीसरा ब्लॉक में क्या बनेगा हमारा, F इक्वल्स टू F एस्ट्रिक I, T इक्वल्स टू I प्लस 1, I इक्वल्स टू T, गो टू 3। ओके, लास्ट हमारा ब्लॉक क्या बनेगा, नाइन, गो टू कॉलिंग फंक्शन। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। अब हमारा जो 3 एड्रेस कोड था उसको हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है। ठीक है, तो ब्लॉक 1 के बाद कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, B2, B2 के बाद B3, और B3 के बाद क्या होगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक B3 कहाँ पे जाएगा, B3 हमेशा B2 पे जाएगा, यानी B3 कंट्रोल कहाँ पास करेगा, B2। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो B2 कंट्रोल कहाँ पास कर देगा, B4। ओके, तो ये आपका बन गया फ्लो ग्राफ फॉर गिवन कोड। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको जो भी 3 एड्रेस कोड दिया हुआ है उसके अंदर लीडर फाइंड आउट करना। अगर लीडर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप इजीली ब्लॉक में उसको डिवाइड कर लोगे। और लीडर, फिर अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लीडर फाइंड आउट करने के लिए हमारे सब 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले प्रॉपर्टी है कि जो भी 3 एड्रेस कोड का पहला लाइन होगा वो लीडर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि 3 एड्रेस कोड में जहां भी कंडीशनल स्टेटमेंट आएगा वो लीडर स्टेटमेंट होगा। जैसे यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट आया था तो ये लीडर स्टेटमेंट हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी स्टेटमेंट में गो टू फंक्शन हमने यूज किया है और गो टू फंक्शन जिस स्टेटमेंट पे जंप कर रहा है वो स्टेटमेंट भी हमारा लीडर स्टेटमेंट होगा। जैसे गो टू 5, तो गो टू हमारा क्या था 5, यानी 5 वाला स्टेटमेंट लीडर होगा। गो टू 9, 9 वाला स्टेटमेंट हमारा लीडर होगा। गो टू 3, 3 वाला स्टेटमेंट हमारा लीडर होगा। ठीक है,
होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कोड से हम थ्री एड्रेस कोड और थ्री एड्रेस कोड से हम बेसिक ब्लॉक में डिवाइड करते हैं और बेसिक ब्लॉक से हम फ्लो ग्राफ बनाते हैं। ओके, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।